Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to start the part second of the Sound of Music of chapter 2 of Beehive Class 9th English book. This chapter is divided into two parts. In the last video we covered its first part, which is based on a Scottish percussionist Evelyn Glennie. And in this part we will cover the Indian Shehnai maestro Ustad Bismillah Khan. So this part is named the Shehnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? What instruments do they play? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? ये कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो ये जो लोग हमारे सामने हैं, ये हमारे देश के कुछ प्रेस्टिजियस म्यूजिशियंस हैं। और ये क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं? उनमें से हैं तबला, फ्लूट, सरोद, वायलिन एंड शहनाई एटसेट्रा। तो ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। थिंक ऑफ द शनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब हम शनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या इमेजिन करते हैं? हमारे दिमाग में सबसे पहले या तो कोई वेडिंग फंक्शन आता है या कोई मिलता जुलता कोई और फंक्शन हमारे दिमाग में आता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और अगली चीज हमारे दिमाग में आती है, वो आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई माइस्ट्रो हैं इंडिया के, और इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए जब हम शहनाई देखते हैं किसी वेडिंग फंक्शन में, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है कोई फंक्शन, और सेकंड चीज हमारे दिमाग में आते हैं वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Shrill means high pitched. एम्पर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहा गया था, उसकी प्लेइंग, उसको बजाना बंद कर दिया गया था रॉयल रेजिडेंस में, क्योंकि उसकी बहुत श्रिल अनप्लीजेंट साउंड थी, यानी हाई पिच, बहुत तीखी आवाज थी उसकी पुंगी की। तो पुंगी, ये पुंगी है, इसमें क्या होता है, जो ये रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसमें कुछ होल बने हुए होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पुंगी नाम दे दिया गया था। Pungi became the generic name for reeded noise makers. Generic name का मतलब है a name given to a class or group as a whole. And reeded means wind instrument which have reeds like the flute, clarinet, etc. तो पुंगी जो है जेनरिक नेम बन गया था रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए। तो रीडेड वही है जो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और उनमें होल्स होते हैं जिनको रीड्स कहा जाता है, जैसे कि फ्लूट में ओपनिंग्स बनी हुई होती है जिनको बाई बाई से हम ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं बाई फिंगर्स, तो वो बजाई जाती है। तो पुंगी जेनरिक नेम दे दिया गया था रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों ने ये सोचा कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, की जो पुंगी है वो कभी ना कभी जो है रिवाइव हो जाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. ए बार्बर, बार्बर आप जानते हैं जो हेयर कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्बर। तो एक बार्बर था, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से, तो हु हैड एक्सेस, उनकी एक्सेस थी रॉयल पैलेस तक। तो बार्बर ने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। तो अब क्या किया गया? He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो उस बार्बर ने क्या किया, एक पाइप को चूज किया जो नेचुरल हॉलो स्टेम था। स्टेम किसी ट्री का हो सकता है, किसी प्लांट का हो सकता है, जो लंबा था और ब्रॉडर था, यानी पुंगी से वो थोड़ा चौड़ा था। and made 7 holes on the body of the pipe. और इस पाइप की बॉडी पर 7 holes बना दिए गए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. When he played on it, जब वो इसको बजाया करता था, तो क्लोजिंग और ओपनिंग, इन होल्स की जो 7 होल्स बनाए थे, बारी बारी से फिंगर्स से क्लोजिंग एंड ओपनिंग करके सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हो जाती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. तो उस बार्बर ने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने बजाया, यानी
एम्परर के सामने इसको प्ले किया और हर कोई इससे इम्प्रेस हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था, इसको नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chamber and was placed by a nai, तो दिस इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड एज शहनाई। तो जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि कहानी कही जाती है, बताया जाता है कि ये सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, रॉयल कोर्ट में बजाई गई थी, और ये एक नाई यानी बार्बर के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया गया शहनाई। यानी शह तो आया शाह से और नाई आया नाई से, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया शहनाई। है ना इंटरेस्टिंग। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Auspicious means promising to bring good fortune. यानी जैसे शुभ अवसर कहा जाता है ना, हिंदी में हम कह सकते हैं शुभ। तो इस शहनाई की जो साउंड है ना वो ऑस्पिशियस मानी जाने लगी शुरुआत में, ऑस्पिशियस माने जाने लगी इसलिए। एंड फॉर दिस रीजन इट इज still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. Indispensable means without which a piece of work cannot be done। और इसी वजह से क्योंकि ऑस्पिशियस मानी जाती थी इसकी साउंड, इसी वजह से ये अभी भी टेम्पल्स में बजाई जाती है और किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट मानी जाती है। यानी इसके बिना कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग कंप्लीट नहीं होती। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। इन द पास्ट पहले क्या होता था, शहनाई को नौबत का पार्ट समझा जाता है। नौबत का मतलब है ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। एंसेंबल, एंसेंबल मींस ऐसी थिंग्स, एक किसी ग्रुप में समझी जाने वाली थिंग। तो ट्रेडिशनल एंसेंबल हुआ करता था, यानी 9 इंस्ट्रूमेंट का ऐसा ग्रुप हुआ करता था जो रॉयल कोर्ट्स में मिलता था, उसको नौबत भी कह दिया करते थे। तो शहनाई उस नौबत का पार्ट हुआ करती थी पहले। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। तब से लेके अब तक ये केवल टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही यूज की जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का, रॉयल कोर्ट से टेम्पल से लेके क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का जो क्रेडिट है वो जाता है केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar। तो 5 years old यानी 5 साल की एज तक बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। बिहार में एक जगह है डुमराव, वहां के एंशियंट एस्टेट में एक पौंड के पास यानी एक तालाब के पास गिल्ली डंडा 5 साल की उम्र में तक बिस्मिल्लाह खान जी खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। तो ही वुड रेगुलरली गो, वो रेगुलरली जाया करते थे जो पास के ही बिहारी जी टेम्पल थे वहां पे भोजपुरी चैता गाने के लिए। ये चैता जो है एक भोजपुरी चैता कहा जा सकता है, मतलब ये चैत्र के महीने में गाया जाने वाला कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग है या कोई ट्रेडिशनल राग है, इसलिए उसको चैता नाम दिया गया है। एट द एंड ऑफ इट, जिसके खत्म होने पर उनको एक बहुत बड़ा लड्डू मिला करता था जिसका वेट होता था 1.25 किलोग्राम। और ये क्या क्या क्यों देता था, क्यों मिलता था, ये एक प्राइज था जिनको जो वहां के लोकल महाराजा के द्वारा इनको दिया जाता था चैता गाने के लिए। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। दिस हैपेंड 80 years ago। ये जो इंसिडेंट है ये 80 years पहले की बात है और उस छोटे से बच्चे ने इस बहुत लंबा सफर तय किया है, यानी अपनी जो स्ट्रगल है उसको बहुत आगे तक ले गए हैं और उन्होंने इस चीज को कहाँ पे जाके खत्म किया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न,
मिलने तक उन्होंने इस स्ट्रगल को, यानी बचपन से लेके एक छोटे बच्चे के स्ट्रगल से लेके भारत रत्न को पाने तक। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान जो है उनका जो बर्थ डेट है वो 21 मार्च 1916, और बिस्मिल्लाह जो है बिहार की जो वेल नोन फैमिली है, पॉपुलर फैमिली है म्यूजिशियंस की, उसको बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे। उनको जो टाइटल मिला हुआ था शहनाई नवाज का भोजपुर किंग्स के कोर्ट में। His father Pagambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shanai players. Paternal ancestors का मीन मतलब है ancestors of the father, यानी फादर की साइड के जो ancestors हैं that are called paternal ancestors। तो उनके जो फादर, उनका नाम था पैगंबर बख्श, और दूसरे paternal ancestor भी बहुत अच्छे शनाई प्लेयर थे। The young boy took to music early in life. ये यंग बॉय यानी उस्ताद जी के लिए कहा गया है। जब वो छोटे थे इन्होंने अपनी लाइफ में म्यूजिक को अपना लिया था बहुत अर्ली ही एज में। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai। जब वो 3 इयर्स के थे, तो जब उनकी मदर उनको उनके मामा के घर, यानी मैटरनल अंकल जिसको मामा कहा जाता है, बनारस में ले गई, बनारस जिसको अब वाराणसी कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड। तो बिस्मिल्लाह खान अपने जो मामा हैं उनको शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर बड़े अट्रैक्ट हुए शहनाई से। Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल अली बख्श का साथ देना शुरू कर दिया। कहाँ पर? विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में, जहाँ पे जो अली बख्श हैं उनको शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय किया गया था। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours and captivated means to hold attention, and on means for a very long time without stopping। तो अली बख्श जो है शहनाई बजाया करते, एंड बिस्मिल्लाह खान घंटों उनकी शहनाई का जो प्रोग्राम है, शहनाई बजाने का जो बजाते थे, वो उसके खत्म होने तक बिस्मिल्लाह उनके साथ ही वहां पे बैठे रहते अटेंटिवली। कैप्टिवेटेड मीन्स मतलब ध्यान लगाकर, अटेंशन, पूरे अटेंशन के साथ उनके साथ बैठे रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, धीरे धीरे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, यानी शहनाई को बजाना जो उन्होंने सीखना शुरू किया, और वो पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहते। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मीनिंग है यहाँ पे ट्रेनी, यानी जो सीखना चाहते हो, जो किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो, दैट आर कॉल्ड अप्रेंटिस। तो फॉर इयर्स टू कम, अगले कई सालों के आने तक, टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा नदी के किनारे जो यंग अप्रेंटिस है, यानी जो यंग बिस्मिल्लाह जी है, उनके फेवरेट हॉर्न्स यानी फेवरेट प्लेसेस बन गए, जहां पर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, जहां पर वो अकेले में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते थे। यानी बालाजी, मंगला मैया और गंगा के किनारे जो है बिस्मिल्लाह जी के फेवरेट हॉर्न्स, यानी जहाँ पे वो रेगुलरली जाया करते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो घंटों वहां पे बैठकर अपनी प्रैक्टिस अकेले में करते रहते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai।
फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे जब वो बैठ के प्रैक्टिस करते थे तो गंगा नदी का जो बहता हुआ पानी था उसको उससे उनको इंस्पिरेशन मिलती थी टू इम्प्रोवाइज, यानी टू मेक, या मतलब क्या कह सकते हैं, टू कंपोज एंड इन्वेंट रागा। और ऐसे ऐसे राग वो इन्वेंट कर लिया करते थे, उनसे इंस्पिरेशन जब मिलती थी गंगा के बहते हुए पानी से, जो पहले शहनाई की रेंज से भी परे माने जाते थे, जिनको ये समझा जाता था कि शहनाई की रेंज में जो राग है वो आ ही नहीं सकते। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने ऐसे ऐसे राग इन्वेंट किए गंगा के किनारे बैठकर, जो शहनाई की रेंज में से इम्पॉसिबल माने जाते थे, कि शहनाई से वो बजाए जा ही नहीं सकते। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। 14 इयर्स की एज पर बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को accompany दी, अपने अंकल का साथ दिया इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब रिसाइटल खत्म हुआ, रिसाइटल मीन्स फॉर्मर पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक और पोएट्री, यानी पब्लिक के सामने कोई कॉन्फ्रेंस देना, लाइव परफॉर्मेंस देना, दैट इज कॉल्ड रिसाइटल। तो जब ये रिसाइटल खत्म हुआ तो उस्ताद फैयाज खान हैं जिन्होंने यंग बॉय यानी उस्ताद, यंग जो उस्ताद हैं उनकी जो पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे कर सकते हो। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान जी को एक बड़ा ब्रेक मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो रेडियो पे अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। जब ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च हुआ 1938 में, तो ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ बिस्मिल्लाह खान की लाइफ में, और उनको रेडियो पर शहनाई प्ले करने का मौका मिला, और वो ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर बने रेडियो पर। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने देश का, हमारे भारत देश को ग्रीट किया अपनी शहनाई से। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और जब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शहनाई प्ले की अपने भारत देश के लिए, तो उन्होंने एक राग कैफी गाया, राग कैफी निकाला, प्ले किया शहनाई से, और अपना दिल जो है उसमें उड़ेल कर रख दिया। मतलब अपनी पूरी इमोशंस के साथ जितना वो बेस्ट वो कर सकते थे, वो राग कैफी उन्होंने शहनाई से प्ले किया रेड फोर्ट से, जिनमें जिस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड थे, और जिन्होंने बाद में अपनी फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अपनी स्पीच भी रेड फोर्ट से दी। ये जवाहरलाल नेहरू जी की फेमस स्पीच है जिसको नाम कहा जाता है, जिसका नाम कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान जी ने इंडिया में भी और अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज में भी कई मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी अब्रॉड, जो फॉरेन कंट्री में थी, वो थी अफगानिस्तान के लिए, जहां पे अफगानिस्तान के किंग थे, किंग जाहिर शाह। वाज टेकन इन बाई मतलब अट्रैक्टेड या चार्म्ड बाई। तो वो इनसे यानी शहनाई प्लेयर जो है बिस्मिल्लाह खान जी से इतने अट्रैक्टेड हुए कि उन्होंने उनको प्राइसलेस यानी बहुत बेशकीमती, बहुत कॉस्टली पर्शियन कारपेट एंड दूसरे सोवेनियर्स उन्होंने गिफ्ट किए। सोवेनियर्स मीन्स ऐसी थिंग्स जो किसी प्लेस, किसी पर्सन की मेमोरी में दी जाती हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान के जो किंग थे वो ही अकेले नहीं थे,
जो बिस्मिल्लाह खान जी के म्यूजिक से फैसिनेटेड थे, बिस्मिल्लाह खान जी के म्यूजिक से अट्रैक्टेड थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। जो इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी को एक फेस्टिवल में बजाते हुए सुना, शहनाई को प्ले करते हुए सुना, वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम एक इंस्ट्रूमेंट के नाम पर रख दिया और उस फिल्म का नाम रखा उन्होंने गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना हाय टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster। ये फिल्म हिट हुई और बिस्मिल्लाह खान जी का एक कंपोजिशन था इसमें जिसका नाम था, एक सॉन्ग था दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुआ पूरे इंडिया में। चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two। इस ह्यूज सक्सेस के बावजूद इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड में, सेलुलॉइड वर्ड का मतलब है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। फिल्म वर्ड को जैसे आज कह देते हैं हम ग्लैमर वर्ड कह देते हैं, सिने वर्ड कह देते हैं, पहले के टाइम में इसको सेलुलॉइड वर्ड कहा जाता था। तो बिस्मिल्लाह खान जी की जो इतनी बड़ी सक्सेस हुई सेलुलॉइड वर्ड में, लेकिन उनका जो फिल्म इंडस्ट्री में जो उनके जो ब्रेक था वो केवल दो ही चीजों तक लिमिट में रह गया। एक तो था विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनदी अपन्ना। यानी इन्होंने केवल फिल्म इंडस्ट्री में दो ही चीजों में काम किया, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई के लिए उन्होंने शहनाई प्ले की, अपना म्यूजिक दिया, और एक कन्नड़ वेंचर था विक्रम श्रीनिवास का सनदी अपन्ना। केवल वो म्यूजिक इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ह्यूज सक्सेस के बावजूद भी केवल उन्होंने दो ही प्रोजेक्ट किए। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। तो वो कहते हैं कि मैं इन्होंने दो ही प्रोजेक्ट में काम क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि उनको आर्टिफिशियलिटी एंड जो ग्लैमर था फिल्म वर्ल्ड का वो उनको पसंद नहीं आता था। यानी आर्टिफिशियलिटी ग्लैमर का मतलब आप यहाँ कह सकते हैं पॉम्प एंड शो। यानी जो उस्ताद जी हैं उनको फिल्म वर्ल्ड का जो पॉम्प एंड शो था, जो दिखावा था, जो आर्टिफिशियलिटी थी, जो चकाचौंध थी, जो ग्लैमर थी, वो उनको पसंद नहीं आता था, वो उसके साथ वो काम नहीं कर सकते थे और अपने आप को कन्वीनियंट नहीं पाते थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन लार्ज नंबर। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, जो पॉपुलैरिटी है, रिकॉग्निशन मीन्स पॉपुलैरिटी, उनको बहुत बड़ी गिनती में, बहुत लार्ज नंबर में अवार्ड्स और पॉपुलैरिटी मिली। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए यूएसए यानी अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में, केन्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्ट लिया, उसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी शहनाई को प्ले किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इतने पॉपुलर हो गए थे इंटरनेशनली कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पर कर दिया गया जिसका नाम रखा गया ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। हमारे देश के जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड्स हैं, पद्मश्री जो सिविलियन कह सकते हैं, या हमारे देश के जो नेशनल अवार्ड्स है, प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड्स है कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये भी उनको
अवार्ड दिए गए हैं, या ये अवार्ड भी उनको मिल चुके हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, द भारत रत्न। 2001 में जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उससे अवार्ड दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो विद द कोवेटेड अवार्ड का मतलब है मच डिजायर। जब ये भारत रत्न को दिया गया, उनकी चेस्ट पर इस अवार्ड को लगाया गया। कोवेटेड का मतलब मच डिजायर, जिस अवार्ड को उनको दिया जाना चाहिए था, मच डिजायर्ड अवार्ड था, तो उनकी आंखें एक रेयर हैप्पीनेस से स्पार्कलिंग हो चुकी थी, यानी उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। जैसे कहते हैं ना, जब हम किसी चीज से बहुत खुश होते हैं तो आंखें खुशी से चमक उठती हैं, इन द वो ये वही सेंस है। तो जब ये अवार्ड उनकी चेस्ट पर उनको लगाया गया तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही जो है भारत की समृद्ध ट्रेडिशन है, संस्कृति है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो पश्चिम के देश हैं, यहाँ तक जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो भी हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं, वो भी हमारा म्यूजिक सीखना चाहते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी इंडियन म्यूजिक सीखना चाहते हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns on the world. In spite of having traveled all over the world, पूरे वर्ल्ड का ट्रेवल करने के बावजूद भी खान साहब, जिन इनको प्यार से कहा जाता था खान साहब, ठीक है, तो उनको खान साहब कहा जाता था, वो अत्यधिक शौकीन रहे, यानी पूरी जो लाइफ में उनको बनारस और डुमराव, इन दो जगहों से उनको बहुत ज्यादा लगाव रहा, और ये दो जगह उनके लिए वर्ल्ड के मोस्ट वंडरफुल टाउन्स रहे। यानी पूरे वर्ल्ड का टूर करने के बावजूद भी जो उनका दिल था वो बनारस और डुमराव में ही बसता था, और यही उनके लिए वर्ल्ड के मोस्ट वंडरफुल टाउन्स थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उनका एक स्टूडेंट था, वो चाहता था कि वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल को हेड करें, शहनाई स्कूल के हेड बने, और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो बनारस के एटमॉस्फेयर को वहां रेप्लिकेट कर देगा, वहां वही जो एटमॉस्फेयर है बनारस का वही रिक्रिएट कर देगा यूएसए में। कैसे? वहां पे टेम्पल रेप्लिकेट करके, यानी बनारस के जो टेम्पल्स हैं उनकी जो रेप्लिका है वो यूएसए में बनवा देगा, और वही एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट कर देगा बनारस का यूएसए में। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, क्या वो रिवर गंगा को भी वहां ला सकता है? मंदिर तो हमने रेप्लिका से बनवा लिए, मंदिर तो हमने रेप्लिकेट कर लिए, क्या वो रिवर गंगा, गंगा नदी को भी यूएसए में पहुंचा सकता है? लेटर he is remembered to have said, that's why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. yearning means strong desire. तो वो कहते हैं कि यही वजह है कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, मुझे केवल हिंदुस्तान को देखने की ही इच्छा रहती है। यानी शरीर तो फॉरेन कंट्री में है लेकिन आत्मा हिंदुस्तान में बसी हुई है। While in Mumbai, I think of only बनारस and the holy गंगा. जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। And while in बनारस, I miss the unique मट्ठा of डुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के यूनिक मट्ठा को याद करता हूँ। उनको मट्ठा बहुत पसंद था डुमराव का, तो वो कहते हैं कि मैं कहीं भी हूँ, इंडिया से बाहर जब मैं होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान याद रहता है, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और गंगा नदी की याद आती है, और जब मैं बनारस होता हूँ तो डुमराव के मट्ठे को याद करता हूँ। ये एक क्लिप है बिस्मिल्लाह खान जी के इंटरव्यू से, जिसे शेखर गुप्ता
रिपोर्टर है, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया था। तो कहते हैं व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू और योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो वो पूछते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो क्या आपने और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने के बारे में सोचा था। तो बिस्मिल्लाह खान जी का जवाब था, गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे माफ करे, मी लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ दूं, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। मैं एक बार पाकिस्तान गया था, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन बॉर्डर क्रॉस किया तो केवल ये कहने के लिए कि मैं ये कह सकूं कि मैं पाकिस्तान में भी गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं पाकिस्तान में केवल 1 घंटे के लिए ही रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। तो वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तानीज को तो नमस्कार कहा और इंडियंस को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और यह कहकर वो जोर जोर से हंसे, यानी उनको बहुत हंसी आई इस बात को कहने के बाद कि वो बताते हैं कि मैं एक बार पाकिस्तान गया था और मैंने पाकिस्तानीज को नमस्कार किया और इंडियंस को सलाम अलैकुम कहा। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है एक एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज का मतलब होता है जो इनहेरिटेंस में मिले, यानी हमारी संस्कृति, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shanai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो वो एफर्टलेसली एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि दैट ए डिवाउट मुस्लिम, डिवाउट मींस बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, कि उनके जैसा डिवाउट मुस्लिम जो मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम रिलीजन में बहुत गहरी आस्था रखते हो, उनके जैसा डिवाउट मुस्लिम शहनाई को काशी विश्वनाथ मंदिर में हर रोज हर सुबह बजा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में। तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि उनका जो लाइफ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, वो कल्चरल हेरिटेज है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज का। और वो ये कहते हैं कि मेरे जैसा जो मुसलमान है, जो मेरे जैसा मुस्लिम जो बहुत ज्यादा बिलीव करता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है अपने रिलीजन में, और वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर रोज हर सुबह शनाई बजाते हैं। Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की का जो देहांत है वो 21 अगस्त 2006 को 90 इयर्स की एज में बहुत लंबी बीमारी के बाद हो गया। He was given a state funeral and the government of India declared 1 day of national mourning. Funerals means अंतिम संस्कार, लास्ट रिचुअल जो होता है डेथ के बाद, दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल। एंड मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है, जब कोई अपना बिलव्ड वन चला जाता है तो उसके बाद जो दुख मनाया जाता है उसको मॉर्निंग कहा जाता है। तो उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, यानी राजकीय संस्कार किया गया, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो आपने ये देखा कि बिस्मिल्लाह खान जी की जो लाइफ है वो क्या रही है, एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन तक बनने की कहानी है उनकी लाइफ, और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।